हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेंड एनालिसिस। और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मार्केट में कम्पीट कर पाती हैं थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज, थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो साथ ही साथ वो कम्पीट करती हैं और कम्पीट कर पाती हैं थ्रू दी इफेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफ देयर प्रोक्योरमेंट रिलेटेड मैटर्स। तो ये जो प्रोक्योरमेंट की कंट्रोलिंग है, इससे रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज स्पेंड एनालिसिस। स्पेंड एनालिसिस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन ये जान पाती है कि जी विच आर द एरियाज़ जहाँ उनकी हाई स्पेंडिंग्स जा रही हैं या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ उनकी लो स्पेंडिंग्स जा रही हैं, ताकि अगरचे तो उन्होंने किसी तरह के इनिशिएटिव्स लेने हैं फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट्स तो वो टाइमली ले पाएँ। तो ये जो स्पेंड एनालिसिस है, ये एक तरह से बिग पिक्चर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो शो कर रहा होता है कि जी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ उनके खर्चे हो रहे हैं और कैसे वो अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू मेन एरियाज ऑफ स्पेंडिंग, द डायरेक्ट स्पेंडिंग और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग। डायरेक्ट स्पेंडिंग में वो तमाम तर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि एक्वायर की गई हैं टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इज़ क्रिएटेड फॉर सेल। इसमें वन ऑफ द मेन एक्सपेंस जो आता है वो आपके रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के लिए जो है वो परचेज़ किया है, वो तमाम आपका डायरेक्ट स्पेंडिंग में आ जाता है। आउटसोर्सिंग, अगर से तो आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग परफॉर्म की है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग अगर से तो आपने किसी तरह की परफॉर्म की है, तो ये तमाम तर आपके डायरेक्ट स्पेंडिंग में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पेंडिंग में वो तमाम तर खर्चे जो कि आपने परफॉर्म किए हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट जिसने फर्दर सेल होना है, वो आपके डायरेक्ट स्पेंडिंग है। इनडायरेक्ट स्पेंडिंग में वो तमाम तर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि आपने एक्वायर किए हैं टू सपोर्ट योर बिजनेस। इसमें आपके वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, टेम्प्रेरी लेबर के एक्सपेंसेस, साथ ही साथ आपकी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, जेनिटोरियल सर्विसेज से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस, ये तमाम इनडायरेक्ट स्पेंडिंग्स में आ जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो मेन पार्ट्स हैं स्पेंडिंग्स के, या दो मेन एरियाज़ हैं स्पेंडिंग्स के, डायरेक्ट स्पेंडिंग और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग। अच्छा, जब आप स्पेंड एनालिसिस पे वर्क करने जाते हैं तो देयर आर फ्यू वेल डिफाइंड स्टेप्स जिन्हें फॉलो किया जाता है फॉर स्पेंड एनालिसिस, एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ डाटा कलेक्शन। देखिए, इस स्टेप पे आप तमाम तर पास डाटा जो आपकी परचेजेस का है, जो आपकी प्रोक्योरमेंट का है, उसे कलेक्ट करते हैं। और आप ये कलेक्ट कर पाते हैं थ्रू दी पास्ट परचेज ऑर्डर्स, थ्रू दी पास्ट परचेज रिक्विजिशंस। अब देखें, अगर से तो सेंट्रलाइज सिस्टम है तो फिर तो बहुत इजी है, आप सिंगल क्लिक पे तमाम डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बट अगर से तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है और मैनुअल सिस्टम्स हैं, तो फिर आप अपना टाइम जो है ज़रा फाइल्स पे और एक्सेल शीट्स पे लगाएं, तभी जो है वो आप डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ मैनुअल सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, जहाँ रजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं, जहाँ फाइल्स में जो है वो डाटा को मेंटेन किया जा रहा होता है, वहाँ रिकमेंडेड यही होता है कि आप कम से कम एक्सेल शीट्स में अपना डाटा रखें, ताकि अगरचे तो आपको इन फ्यूचर डाटा एनालिसिस करना हो या किसी तरह का आपको डाटा चाहिए हो या रिक्वायरमेंट हो, तो आप टाइमली उस डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर पाएँ और उसे स्टडी भी कर पाएँ। सो द की नोट इज़ और द बॉटम लाइन इज़ कि आपने फर्स्ट स्टेप पे जब आप स्पेंड एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने डाटा कलेक्ट करना है। इसके बाद का जो स्टेप है, द सेकंड स्टेप, इट इज़ डाटा कैटेगराइजेशन। देखिए, इस स्टेप पे आपने वो तमाम तर डाटा जो कलेक्ट किया है उसे कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लायर वाइज, प्रोडक्ट नेचर वाइज, इंटरडिपेंडेंट वाइज या कंजप्शन वाइज। एक अप्रोच है जिसे हम कैटेगरी मैनेजमेंट कहते हैं। कैटेगरी मैनेजमेंट में आप डाटा को कैटेगराइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू दी एरिया ऑफ कंजप्शन, आप उसे कैटेगराइज कर लें। फॉर सपोज आपका जो स्टेशनरी आइटम है जिसमें आपका पेन, पेंसिल, पेपर, ये कैटेगरी आप फॉर्मलाइज कर लेंगे, दिस इज़ द कैटेगरी ऑफ स्टेशनरी। इसी तरह जेनिटोरियल से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होंगे वो आप उसकी कैटेगरी जेनिटोरियल की बना देंगे। अनदर एग्जांपल इज़ कि फॉर सपोज अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहाँ यान जो है वो डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं उसके यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान की एक कैटेगरी बना देंगे। सो अगेन, कैटेगरी मैनेजमेंट का या कैटेगरी क्रिएट करने का इन स्पेंड एनालिसिस द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप ये विजुलाइज कर सकें कि जी कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस पे हमारा कितना खर्चा जो है वो हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का कितना पैसा जो है वो किस कैटेगरी पे जा रहा है। वंस आपने कैटेगरी फॉर्मलाइज कर ली, द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्पेंड विजिबिलिटी। देखिए, इस स्टेप पे आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की डार्क स्पेंडिंग या मैवरिक स्पेंडिंग तो परफॉर्म नहीं की जा रही। मैवरिक स्पेंडिंग से मुराद ये है कि जब आप अनअप्रूव्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड परचेजिंग को या प्रोक्योरमेंट को परफॉर्म करते हैं, या आप ऐसी प्रोक्योरमेंट को परफॉर्म करते हैं जिसमें आप वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनाइजेशन के परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं
उन्हें फॉलो नहीं कर रहे होते तो आप मैवरिक स्पेंडिंग की तरफ चले जाते हैं। और मैवरिक स्पेंडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी विजिबिलिटी इन्हेंस नहीं हो पाती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑन टाइम बेसिस पे जान नहीं पाती कि जी उनका खर्चा आखिर कहाँ हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि अक्सर आपने देखा होगा कि परचेज डिपार्टमेंट जो है ये अक्सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली लिंक करवा देता है विद द सप्लायर। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जी वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हैं तो प्रोडक्शन वाले ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताएंगे टू द सप्लायर। इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली भी ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है टू दी सप्लायर कि जी आप स्टॉक भेजें, हमारी तो मशीन्स बंद पड़ी हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन टाइम बेसिस पे नहीं जान पाती और तभी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है जब किसी तरह की जीआरएन जो है वो क्रिएट की जाती है या जब जो है वो सप्लायर अपनी इनवॉइस शेयर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि जी अच्छा यहाँ पे भी पैसा जाना है। सो अगेन रिकमेंडेड यही होता है कि आप वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल सेट करें, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड सेट करें इन योर परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट कि दिस इज़ द पाथवे, दिस इज़ द रोड मैप जो कि तमाम इंडिविजुअल्स ने, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है वो फॉलो करना है। आफ्टर दिस द फोर्थ स्टेप इज़ कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। देखिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और इस स्टेप पे आप उन तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं कि जी कहाँ कहाँ हम कंपनी का पैसा बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम अपनी स्पेंडिंग्स को जो है वो इफेक्टिव वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप कंजप्शन एनालिसिस करें कि आप ये देखें कि जी एक प्रोडक्ट जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंज्यूम होनी थी वो कंज्यूम हुई या नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा अननेसेसरी प्रोक्योरमेंट्स या परचेजिंग्स को जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। ख़ासकर आपका स्टेशनरी आइटम जो है जिसमें पेन, पेंसिल्स और पेपर शामिल होते हैं या रबड़ शामिल होती हैं, उसमें एक तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा जो है उसकी कंजप्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ रही होती है। तो इस स्टेज पर आप ये चेक करते हैं कि जी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अननेसेसरी प्रोक्योरमेंट्स को या परचेजिंग्स को जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। आफ्टर दिस द फिफ्थ स्टेप इज़ सप्लायर एनालिसिस। देखिए इस स्टेप पे आप सप्लायर को इवैल्यूएट करते हैं, सप्लायर को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करते हैं। जो सप्लायर इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं कि जी इधर जो हम जितना पैसा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वो प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लायर से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और इसी स्टेज पर आप ये फाइनलाइज़ करेंगे कि जी अगरचे तो सप्लायर अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है, तब आप मूव ऑन करें, दूसरा सप्लायर सेलेक्ट करें, उसके साथ कोऑर्डिनेट करें और उससे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लें ताकि आप जो स्पेंडिंग्स कर रहे हैं, जो आप खर्चा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेल कर सकें। आफ्टर दिस द सिक्स्थ स्टेप इज बेंचमार्किंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए इस सिक्स्थ स्टेप पे आप वो तमाम तर स्टैंडर्ड्स, वो तमाम तर प्रोटोकॉल सेट करते हैं रिगार्डिंग दी पेमेंट टर्म्स, रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग दी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स फॉर योर परचेजिंग के जी ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारी परचेजिंग के, ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारी क्वालिटी के, ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारी पेमेंट टर्म्स के। दिस इज़ द रोड मैप और ये रोड मैप जो है वो फॉलो किया जाएगा और कोई भी इससे डेविएट नहीं होगा। आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं इस फेज़ में। जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो उसी के साथ आपकी मॉनिटरिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। मॉनिटरिंग में आप कंटिन्यूस बेसिस पे जो आपने स्पेंड एनालिसिस के थ्रू जो आपका एनालिसिस था, जो आपने चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं, उसे कंटिन्यूस बेसिस पे जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि जी जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो टीम्स हैं वो कहीं डेविएट तो नहीं हो रही हैं उस रोड मैप से या उस वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल से। सो दीज आर दी 6 स्टेप्स इन स्पेंड एनालिसिस और जिन्हें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि वो अपने स्पेंडिंग एरियाज़ को जो है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और वो ये एनालाइज कर पाएँ कि जी कहाँ उनका खर्चा कितना हो रहा है और किसी तरीके से अपने खर्चे को, अपने स्पेंडिंग्स को जो है वो लोअर डाउन कर पाएँ। और अगरचे तो लोअर डाउन नहीं भी कर पाएँ तो जितना वो खर्चा कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो अवेल कर पाएँ फ्रॉम दी मार्केट। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो इस टॉपिक में फर्दर आपको इवैल्यूएट करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।